दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं कि जिन्होंने एक मुख्तसर से दौर में वो नुमाया कामयाबियां हासिल की कि सालों गुजर जाने के बाद भी लोग इनकी कहानियों से मुतासिर होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं 4 ऐसे फातिहीन का जिक्र करूंगा कि जिन्होंने अपने दौर में बहुत नाम कमाया, जिनके फैसले हर्फ आखिर समझे जाते थे और जिनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी और वो थी कि पूरी दुनिया को फतेह करना। तारीख ने देखा है कि अगर कोई शख्स उरूज पर पहुंचा है तो इसका ज़वाल आने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा है, और इसी तरह फातिहीन के साथ भी ऐसा ही हुआ जो कि एक टाइम पर आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते थे। आज इनके बारे में लोग इतनी मालूमात नहीं रखते। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम से। इमेजिन करें एक ऐसे शख्स को जो कि 20 लाख मुरब्बा मील हासिल करने के बाद भी सिर्फ इस बात पर रोया करता था कि ये रकबा इसके लिए काफी नहीं है। अलेक्जेंडर इतना ज्यादा रकबा हासिल करने के बाद भी सिर्फ एक ही ख्वाहिश रखता था, और वो ये कि किसी न किसी तरीके से पूरी दुनिया को फतह किया जाए। अलेक्जेंडर को जंग में शिकस्त का कोई खौफ नहीं होता था, और वो इस खौफ के बगैर ही जंगों में अपनी फौज को झोंक देता था। और जाहिर है वो ऐसा सोचता भी क्यों। एक आदमी जो कि पिछले 10 सालों से मुसलसल जंग और फतेह की हालत में है, उसके जहन में ये बात कहाँ से आएगी। सिकंदर आजम की फौज थक चुकी थी और वो घर वापस जाकर ऐशो इशरत से लुत्फ अंदोज होना चाहते थे जो कि इन्होंने जंगों में हासिल किया था। लेकिन इनका बादशाह सिर्फ फतेह की परवाह करता था, दौलत या हुक्मरानी की नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था अलेक्जेंडर के लिए, लेकिन फिर इसका सामना एक हिंदुस्तानी बादशाह पोरस से होता है। इस जंग में अलेक्जेंडर ने अपने बहुत से फौजियों को खोया और ये अब तक की इसकी सबसे मुश्किल जंग थी। कहा जाता है कि इस जंग में अलेक्जेंडर खुद भी जख्मी हुआ था और इसका घोड़ा भी इस जंग के दौरान मारा गया था। अलेक्जेंडर अपने फौजियों को लड़ने पर मजबूर करता रहा, लेकिन दरिया के पार एक और बड़ी हिंदुस्तानी फौज मुकाबले के लिए ताज़ा दम खड़ी थी, जबकि इसके फौजी थक चुके थे। सिकंदर आजम की फौज ने इससे दरखास्त की कि अब इस मुहिम को खत्म करते हैं और घर चलते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर ने किसी की बात ना सुनी और बिला आखिर इसकी फौज को मजबूरन इसकी बात मानना पड़ी, और यहाँ से अलेक्जेंडर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अलेक्जेंडर की शराब नोशी की एक बुरी आदत थी और इसकी वजह से एक रात वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। इसके जर्नैल इसके पास जमा हो गए और वो पूछने लगे कि आपकी मौत के बाद ये वसी सल्तनत किसको मिलेगी। तो अलेक्जेंडर इस पर जवाब देते हैं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद अलेक्जेंडर के जर्नैलों में एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाती है जो कि 50 सालों तक जारी रही। अलेक्जेंडर की मौत के बाद इसकी सल्तनत टुकड़ों में बढ़ गई। इसकी अजीम सल्तनत जो कि आधी से ज्यादा दुनिया तक फैली हुई थी, अब मुख्तलिफ हिस्सों में टूट चुकी थी। असल में अलेक्जेंडर के लिए यह सब अपनी सल्तनत के लिए नहीं था, बल्कि अपनी फतेह और अजमत के लिए था। इसकी हालत बिगड़ गई और वो मफलूज हो गया, और आखिरकार डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। ग्रीक हिस्टोरियंस लिखते हैं कि अलेक्जेंडर की लाश इसके मरने के बाद 6 दिन तक डिकम्पोज नहीं हो सकी, और इससे लोगों को ये लगने लगा कि ये कोई देवता है। लेकिन इन्हें ये बात समझ नहीं आई कि अलेक्जेंडर मरा ही नहीं था। आज के जदीद साइंसदानों का ख्याल है कि अलेक्जेंडर को एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लायक था, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था। और ऐसा भी मुमकिन है कि अलेक्जेंडर ने जिंदा दफन होने से पहले अपने आदमियों की साजिशें सुनी हो। अगले नंबर पर बात करते हैं अलेक्जेंडर के फैन बॉय जूलियस सीजर के बारे में। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर इस वजह से रोया करता था कि इसके पास मजीद जमीन नहीं है फतह करने को, और जूलियस सीजर अलेक्जेंडर के कारनामे पढ़ते हुए रोता था। इसने अपने आदमियों से कहा कि जब सिकंदर मेरी उम्र का था तो इसने दारा को फतह कर लिया था, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी अजीम नहीं किया है। जैसा कि मैंने बताया कि अलेक्जेंडर जूलियस सीजर का आइडियल था, सीजर भी बिल्कुल वैसा ही निकला, जुनूनी और नार्सिसिस्ट। जब इसने एक जनरल और सियासतदान के तौर पर बड़ी ताकत हासिल कर ली, तो इसने रोमन रिपब्लिकन निज़ाम को कमज़ोर कर दिया और ख़ुद को हमेशा के लिए डिक्टेटर बना लिया। इसे इस बात पर शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हुई, जैसा कि इसने कहा कि अगर आप कानून तोड़ना चाहते हैं तो इसे इक़्तिदार हासिल करने के लिए तोड़ें, लेकिन बाकी मामलात में कानून की पाबंदी करें। रोम के सेनेटर्स को यह डर था कि सीजर बादशाहत कायम करना चाहता है, जिससे इनकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि 15 मार्च 44 कबल मसीह को सेनेट के इजलास में 60 सेनेटर्स के ग्रुप ने सीजर को कत्ल कर दिया। इसके ग्रुप ने इसे 23 बार खंजर से वार किया ताकि ये दिखा सके कि वो सीजर के कितने मुखालिफ थे। आखिरी चीज जो कि सीजर ने अपने मरने से पहले देखी वो ये कि इसका अपना एडॉप्टेड बेटा और इसके सबसे काबिल एतमाद आदमी मार्कस ब्रूटस उन हमलावरों में शामिल थे। यहाँ से अब हम चलते हैं मिडिवल एरा में, जो कि मेनली सलेबियों के लिए मशहूर था, लेकिन इस दौरान मशरिक से चंगेज खान नमूदार हुआ, जो कि एक बहुत बड़े और खौफनाक फातेह के तौर पर जाना गया। चंगेज खान ने अलेक्जेंडर से भी दुगनी जमीन फतह की और वो पूरी दुनिया को एक तलवार के नीचे लाना चाहता था, लेकिन वो अलेक्जेंडर या सीजर की तरह खुद को मसीहा या खुदा नहीं समझता था, बल्कि वो जानता था कि वो जालिम है, और वो इस पर फख्र करते हुए कहता था कि सबसे बड़ी खुशी यह है कि आप अपने दुश्मनों को शिकस्त दें, इसे भागता हुआ देखें, इसके शहरों को तबाह करें, इसके प्यारों को रोता हुआ देखें और इसकी बीवियों और बेटियों को अपने कब्जे में लें।
चंगेज़ खान की मौत के बारे में मुख्तलिफ मौरखीन की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ मौरखीन कहते हैं कि चंगेज़ खान ताउन के मरज में मुब्तला थे और इसी वजह से इनकी मौत हुई, जबकि मशहूर इटालियन सय्याह मार्को पोलो लिखते हैं कि चंगेज़ खान को घोड़े की पीठ पर जख्मी किया गया था और वो जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। एक और कहानी के मुताबिक इन्हें मगरबी शिया सल्तनत की एक शहजादी ने कत्ल किया था, जिसे चंगेज़ खान ने जबरदस्ती अपने पास कैद में रखा हुआ था। दूसरे फातिहीन की तरह चंगेज़ खान की मौत को भी खुफिया रखा गया। चंगेज़ खान ने मरने से पहले अपने साथियों और पैरोकारों को ये हुक्म दिया था कि वो इसकी मौत को खुफिया रखेंगे, क्योंकि ये मंगोलों के लिए क्रूशल टाइम था। इधर मंगोल मगरबी शिया सल्तनत पर 20 साल से फतह हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ चंगेज़ खान के लिए ये फतह इसकी मौत से ज्यादा अहम थी और वो ये नहीं चाहता था कि इसकी मौत की खबर लोगों में फैले। और यही वजह बताई जाती है कि हर उस शख्स को बाद में कत्ल कर दिया गया जो कि चंगेज़ खान के जनाजे में शरीक था। इस सब के 5 सदियों बाद नेपोलियन बोनापार्ट बड़े फातिहीन के तौर पर सामने आए। जंगी हथियार तलवारों और नेज़ों से ट्रांसफॉर्म होकर तोपखाने में बदल चुके थे और नेपोलियन इस नई तर्ज की जंग में एक बेमिसाल माहिर थे। अगरचे नेपोलियन ने अपने आप को इनकलाबी फ्रांस के दिफा के लिए शहंशाह बना लिया था, लेकिन इसके अज़ाइम इसे बहुत आगे ले गए थे। इसकी पर्सनैलिटी बाकी अजीम फातिहीन से बिल्कुल डिफरेंट थी। सीजर खुद को अपनी कौम का वाहिद मसीहा समझता था, अलेक्जेंडर खुद को एक देवता समझता था और चंगेज़ खान खुद को एक जालिम हुक्मरान समझता था। लेकिन इस सब में नेपोलियन खुद को जंग का फनकार समझता था। नेपोलियन कहता था कि मुझे ताकत पसंद है, लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इसके लिए मैदान जंग एक पेंटिंग थी और वो इसे बनाने वाला आर्टिस्ट था। इसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा थी और इसे छोटी से छोटी डिटेल और हकायक बड़े अच्छी तरीके से याद रहते थे। इसकी एक मिसाल हमारे सामने है कि 1805 में एक मुहिम के दौरान नेपोलियन के मातहत अफसर को अपनी यूनिट का पता नहीं मिल सका। जब इनके साथी नक्शे और कागजात में से जगह तलाश कर रहे थे, वह नेपोलियन ने अपने मातहत अफसर को अपनी यूनिट के मौजूदा मकाम, अगले 3 रातों का कयाम, यूनिट की ताकत की हैसियत और दोबारा शुरू होने का शेड्यूल बताया। और ये सब कुछ चीजें नेपोलियन को याद थी। हालांकि इसकी फौज में टोटल 2 लाख आदमी थे। नेपोलियन ने अपनी फौज को तेजी से हरकत देते हुए यूरोप और बहीरे रोम के इलाकों में फतूहात हासिल की। नेपोलियन की लड़ाइयाँ खून रेज होती गई और बहुत से लोगों की जानें भी गई और आखिरकार 1815 में वाटरलू की जंग में इससे शिकस्त हो जाती है और बरतानवियों की तरफ से इसे पकड़ लिया जाता है। बरतानवियों ने इसे मौत की सजा नहीं दी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि नेपोलियन शहीद की मौत मरे। इसलिए इन्होंने नेपोलियन और इसके चंद साथियों को एक पुराने बंगले में हाउस अरेस्ट कर लिया था। नेपोलियन ने अपनी बाकी जिंदगी हकीकत से इनकार करते हुए गुजारी। वो जब डिनर पार्टीज मुनक्किद करता था तो वो चाहता था कि मर्द फौजी लिबास पहने और औरतें अपना गाउन और जेवर पहन कर आए, ताकि उसे ऐसा महसूस हो कि वो अभी भी हुकूमत कर रहा है। तन्हाई और अकेलेपन ने इस पर असर डाला और आखिरकार वो 5 मई 1821 को मर गया और अपने आखिरी लम्हात में फ्रांस आर्मी के सरबराह जोसेफिन कहकर अपनी जान दे दी। इसने बुनियादी तौर पर हर उस चीज को याद किया जो कि इसके लिए अहमियत रखती थी: इसका मुल्क, इसकी आर्मी, इसका मिलिट्री कैरियर और इसकी बीवी जोसेफिन। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको दुनिया के 4 अजीम फातिहीन के अंजाम के बारे में बताया। इनमें से कोई अचानक बीमारी से मरा तो कोई अपने आदमियों की गद्दारी से मरा। चंगेज़ खान अपने कमर में लगे तीर के जख्म से मारा गया और मैदान जंग का फनकार कैद में मारा गया। इन वाकयात को हम एक इबरत और एक सबक के तौर पर भी ले सकते हैं। अगरचे ये 4 अजीम फातिहीन मुख्तलिफ हालात में इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन एक चीज इन सब में हमेशा कॉमन थी और वो थी हमेशा मजीद की ख्वाहिश करना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।